लास्ट जो आपने कॉन्सेप्ट देखा उस कॉन्सेप्ट के बेसिस उस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने इंस्टॉलमेंट मेकिंग स्टार्ट की, ठीक है। और जो इंस्टॉलमेंट हमने स्टार्ट की थी वो डे फर्स्ट से स्टार्ट की थी, यानी कि आज के दिन पे अगर कोई भी वैल्यू क्रेडिट बेसिस पे है तो उस वैल्यू को हम फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट पे कैसे रीपे कराएंगे, ये हमारी वर्किंग थी। इतना ही था। सो हमने यहाँ पे देखा था एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें प्रेजेंट डे की क्रेडिट वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर दिया था मल्टीपल स्मॉल पेमेंट्स में, जो स्मॉल पेमेंट्स हमारी कंसिडर की जाती है इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे दिया कॉस्ट, देन रेट एंड टाइम। ये हमने बताया था, हमने कहा था कि अगर कोई एसेट्स हमारी 8,50,000 रुपीज की है तो ये हो गया आपका कॉस्ट। और इन केस कभी कभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट भी डीटी होता है। तो डाउन पेमेंट मान लीजिए इसमें हमने 38,000 रुपीज की करा दी। इसके बाद हम 4.5% के रेट से चार्जिंग करते हैं और टाइम है हमारा 9 ईयर्स। और इंस्टॉलमेंट के लिए जो क्रेडिट अमाउंट है उसके लिए आप या तो यहाँ पे क्रेडिट का एक अलग से कॉलम बना लो जो कि ज्यादा बेटर होता है, और आपका जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट में से माइनस कर लो अपनी डीपी को, ठीक है। ये कर लो, नहीं तो दूसरा मेथड भी बता देती हूँ। आप इंस्टॉलमेंट बनाना है तो लाइक हमें ईयरली बनाना है, मैंने ईयरली दिया इंस्टॉलमेंट और यहाँ पे दिया फंक्शन इज इक्वल टू पीएमटी, देन रेट हमने असाइन किया कॉमा एनपीईआर अगेन कॉमा और क्रेडिट, ठीक है, एंड इंटर। ये क्लियर है। तो ये हमारी ईयरली इंस्टॉलमेंट हो गई। इसी प्रोसेस को कुछ हम ऐसे भी कर सकते थे कि हमने पीएमटी दिया और इसके बाद सबसे पहले रेट दिया। अगर हमें क्वार्टर बेसिस से बनाना है तो 4 से डिवाइड किया, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई किया। ये हमने कल किया था कि रिपीटेशन से हम डिवाइड एंड रिपीटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो कैलकुलेशन थी वो कैलकुलेशन भी हमने इसी फॉर्मूला में कर दी, ठीक है। एंड अगेन एक ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आ गई हमारी क्वार्टर इंस्टॉलमेंट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। इस फॉर्मूला में आप जो भी वैल्यू रखोगे लाइक 5,60,000 की मान लीजिए कोई एसेट है जिसका डाउन पेमेंट होता है 48,000 रुपीज या 49,000 रुपीज का। तो आप जैसे डेटा एंटर करोगे ये उस डेटा के बेसिस पे आपको उस तरह के इंस्टॉलमेंट बना के दे देगा। तो ये क्या है हमारा, ये टॉपिक है हमारा पीएमटी का जिसमें हम इंस्टॉलमेंट मेकिंग कर रहे थे, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर हमारे पास प्रेजेंट डे पे क्रेडिट नहीं है लेकिन फ्यूचर की कोई रिक्वायरमेंट है। फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है कि हमें आफ्टर अ सर्टेन टाइम कुछ वैल्यू चाहिए जो सम अप में चाहिए। जैसे मुझे 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है और 5 लाख रुपीज, तो फ्यूचर बेसिस पे मुझे कितना अमाउंट चाहिए, मुझे 5 लाख या 7,80,000 रुपीज मुझे चाहिए और ये अमाउंट मुझे चाहिए आफ्टर 7 ईयर्स। बैंक ने जो इंटरेस्ट मुझे ऑफर किया है उसमें 7.5% का रेट है इंटरेस्ट चार्जिंग का। बैंक मैंने आपसे कहा कि आप एक ऐसी इंस्टॉलमेंट बना के दे दो मुझे जिस इंस्टॉलमेंट को मैं 7 साल तक डिपॉजिट करती रहूं ईयरली बेसिस पे, तो 7 साल के बाद मुझे इतना अमाउंट मिल जाए, ठीक है। बैंकिंग लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं आरडी प्लान्स, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट प्लान्स। ऐसे प्लान्स जिसमें हर ईयर हमें कोई मनी इन्वेस्ट करनी होती है और सम अप करके हमें एक टोटल वैल्यू रीपे कर दी जाती है, ठीक है। तो आरडी प्लान्स के लिए हम क्या करेंगे, आरडी प्लान्स के लिए हम बनाएंगे यहाँ पे एक प्लान। इसके लिए आपको लेना है ईयरली इंस्टॉलमेंट। अब ईयरली के लिए फंक्शन होता है पीएमटी। कहीं पे कोई भी इंस्टॉलमेंट का लॉजिक आए तो फंक्शन ऑलवेज हम कौन सा लेंगे, पीएमटी। एंड पीएमटी में भी हमने रेट दिया, रेट के बाद टाइम दिया, टाइम के बाद इस बार हमारे पास पीवी नहीं है। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी फंक्शन में वर्क कर रहे हैं तो ये जो अंडर ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, अगर आप एफबी में देखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट है, टाइप में स्क्वायर ब्रैकेट है। तो जहां भी कमांड्स में आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखेंगे वो कंपलसरी कमांड नहीं होते, ठीक है। मतलब आप एफबी दो ना दो से कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक 0 दिया। अब पीवी को मुझे स्किप करने के लिए कंपलसरी है कि या तो मैं डायरेक्ट कॉमा लगा दूं या तो मैं 0 लिख के कॉमा लगा दूं, दोनों में से कोई भी, फिर कॉमा। और अब मैंने यहाँ पे एफबी असाइन कर दिया, ठीक है। डिफरेंस समझिएगा। अगर पीवी है, जैसे इससे पहले पीवी मांगा था, मैंने पीवी को स्किप करने के लिए 0 लगा के कॉमा लगाया, तो मैंने पीवी को स्किप किया
और इसके बाद एफवी, एफवी मतलब फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, एंड इंटर। ये क्लियर है? एक बार फिर से फॉर्मूला आप देख लो। फ्यूचर वैल्यू की इंस्टॉलमेंट्स बनाने के लिए आप इस तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो स्किप, या जीरो लगा के स्किप कर सकते हो। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। अभी ये फंक्शन, ये जो आपकी वर्किंग है, ये है प्रेजेंट वैल्यू पे। मतलब अगर आपको कोई आज के दिन की वैल्यू को इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करना है तो पीवी का कॉन्सेप्ट, अगर किसी फ्यूचर वैल्यू के लिए वर्किंग करना है तो आपका फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके दो तरह की वैल्यूज पे हमें काम करने को बता रहे हैं, एक है पीवी और एक है आपका। बेसिकली हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि आज के दिन का क्रेडिट है तो ये, और फ्यूचर के डे का क्रेडिट है तो ये। अब मैंने आपसे कहा कि आप अगर इस वैल्यू को मुझे पे करोगे 7 इयर्स तक, तब हम आपको क्या दे देंगे, 7,80,000 रुपीज दे देंगे। अब इसको अगर प्रूव करना है तो प्रूव कैसे करेंगे, इस इंस्टॉलमेंट की 7 इयर्स के बाद अमाउंट क्या होने वाली है ये, ठीक है, जो कि इसकी फ्यूचर प्राइस है। तो हम क्या करने वाले हैं, आज ही इसकी फ्यूचर प्राइस कंसिडर करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे दिया इज इक्वल टू एफपी, ब्रैकेट ओपन किया, रेट दिया, एनपीआर है हमारा, एनपीआर दिया, और इसकी जो इंस्टॉलमेंट जानी है वो पीएमटी पे ये जानी है, ठीक है। मतलब इस इंस्टॉलमेंट से अगर हम 7 इयर्स तक वैल्यू डिपॉजिट करें इस इंस्टॉलमेंट को, 7.5% का इंटरेस्ट हमें कॉन्टिन्यूअस वे में दिया जाए, तो आफ्टर 7 इयर्स इस वैल्यू का इसका जो सम ऑफ वैल्यू होगा वो 7,80,000 रुपीज हो जाएगा। ऑनलाइन वाले जो भी है, क्लियर हो रहा है? मानसी एंड रुचि, टॉपिक क्लियर है रुचि? यस मैम। ये वाला ना, बस जैसे जैसा कमांड हमें दिया गया है ना, हमने बस उस कमांड को फिल किया है। आपको मैं प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये मेरा है कि मैं 7 साल तक आपको ये इंस्टॉलमेंट दूंगी। अब मैंने आपको फर्स्ट ईयर 88,000 रुपीज 764 रुपीज दिया, ठीक है। आपने उस ईयर उनपे 7.5% का कुछ इंटरेस्ट ऐड किया, फिर नेक्स्ट ईयर हमने आपको 88,000 रुपीज दिया, पहले के 88,000 थे, दोनों जुड़े और 7.5% का इंटरेस्ट उस पर आया। तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट जाती है और इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट भी ऐड होता रहता है। तो ये जो पूरा एडिंग का प्रोस्पेक्टिव है, यानी कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो टोटल कितनी वैल्यू जनरेट करेगा 7 इयर्स के बाद में, वो ये वैल्यू, ठीक है। एकदम प्रेजेंट में बता रही हूँ, इसी का दूसरा लॉजिक प्रेजेंट पे आएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये इसके कमांड हो गए। एफबी देना है, एफबी के बाद आपको एक रेट देना है, एनपीईआर पीएफटी, ठीक है। अब आती है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज के दिन पे 7,80,000 की वैल्यू क्या है, जो 7 साल के बाद ऐड होके इतनी हो जाएगी, अगर मैं उसको आज के दिन पे लेना चाहूँ तो 7,80,000, जो कि एक फ्यूचर वैल्यू थी, करेंट डे पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन होगा पीवी। पीवी जो वैल्यू होगी, इसमें कोई भी इंटरेस्ट फैक्टर नहीं होगा, आपके अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करके आज के दिन पे अमाउंट फाइंड आउट करके दे दिया जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या लिया, पीवी, और पीवी लेके सबसे पहले रेट दिया, देन टाइम दिया, देन पीएमटी दिया और हेक्टर। ये आज के दिन पे वैल्यू है 7,80,000 की। एक दिन की नहीं, पूरी वैल्यू। अब जैसे देखो, तुम्हें दो तरह से काम, जो रिमेनिंग है वो इंटरेस्ट होके मैम वो इंटरेस्ट होके जा रहा है। सो बेसिकली देखो, एक कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि अगर तुम्हें कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करनी है तो दो तरह के मेथड होते हैं सेविंग के। एक होता है कि अगर पूरे अमाउंट है तो एफडी करा लो, एफडी करा लो, हाँ,
या तो रिकरिंग करा दो, एफडी कराओगे, हाँ ईएमआई बेसिस पे पे कर दो। तो अगर आप एफडी कराओगे तो एफडी में चूंकि आपकी मनी एक साथ डिपॉजिट हो गई, अब 4 लाख रुपए तुमने आज दे दिए, 7 साल तक 4 लाख पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, वो ज्यादा होंगे। आरडी कराओगे तो जितना दिया उस पे अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा, फिर नया अमाउंट ऐड होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? तो आरडी में अमाउंट छोटा छोटा जाएगा तो जाहिर सी बात है अमाउंट इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। एफडी में अमाउंट एक साथ चला जाता है तो इंटरेस्ट भी उसी के साथ उस रेशियो में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नेक्स्ट आते हैं, अब इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैंने इस अमाउंट की, ये जो वैल्यू है इसकी मैंने प्रेजेंट डे वैल्यू ये निकाली है, तो इस वैल्यू से जब फ्यूचर पे जाएंगे तो यही मिलना चाहिए। इस बार पीवी लेके एफवी लेके इंस्टॉलमेंट ले लेंगे। ये वाला तुम लोगों को बाद में ये वजह समझ में आ जाती है? अच्छा। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला है प्रेजेंट, ये वाला कौन सा चाहिए? आगे स्टार्ट करें। सो बेसिकली अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक अमाउंट है, सिंपल टर्म में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो 100 रुपीज की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम अगर एक इंस्टॉलमेंट में देते हैं, मतलब एक साथ 100 रुपए देंगे, तो एक साथ 100 रुपए देने के बाद हमें कुछ टाइम के बाद जो वैल्यू पे की जाएगी, ये मान लीजिए मेरी आज के दिन की एक वैल्यू है जिसे हम पीवी कहते हैं। एफपी क्या है? एफपी का मतलब है कि टाइम गैप के बाद जो वैल्यू पे की जा रही है वो एफपी है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस क्यों आ रहा है? लाइक 230 रुपीज हमें एफपी में मिला, तो इनका जो डिफरेंस है 130 रुपीज का, वो होता है आपकी इंटरेस्ट की वजह से। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब मैंने आपसे ये कहा कि अगर मैं इस वैल्यू को, ये जो मेरी फ्यूचर वैल्यू है, इस फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू ये है, ठीक है, तो प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाऊंगी तो सेम ही मिलनी है। फ्यूचर से प्रेजेंट पे आई तो 4,80,000, और प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाऊंगी तो 7,80,000। ठीक है ना? तो चेक कर लेते हैं एक बार, और इज इक्वल टू एफपी। हमने सबसे पहले रेट दिया, देन टाइम दिया, देन पीएमटी। पीएमटी में हमारे पास इस बार मैंने पीएमटी नहीं दिया है तो 0 कॉमा, एंड इसके साथ में मुझे क्या फाइंड आउट करना है? फ्यूचर वैल्यू। तो मैंने ये पीवी दिया, मैं चेक करना चाह रही थी कि क्या इस वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू सेम आ रही है 7,80,000 कनेक्ट। ठीक है, मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाओ या फ्यूचर से प्रेजेंट पे जाओ, ऑलवेज आपको वैल्यू वही मिलनी है, चाहे वो आप इंस्टॉलमेंट से निकालो चाहे पीवी से निकालो, आपको वैल्यू हमेशा सेम ही मिलने वाली। ठीक है, सो ये हो गई हमारी प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी फ्यूचर वैल्यू। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो बेसिकली ये है आपके फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं हम एक पेमेंट शेड्यूल बनाना।
इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं हम क्वार्टर बेसिस पे। ये हो गया हमारा क्वार्टर इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू पीएमटी। देन हमने दिया रेट डिवाइडेड बाय 4 कॉमा एनपीईआर मल्टीप्लाई बाय 4 कॉमा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अगर कोई डीपी होती तो इसमें से माइनस कर देते। ये आ गया हमारा क्वार्टर इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे हमने आपको बताया कि बेसिकली अगर हम देखें तो ये हो गया इंस्टॉलमेंट नंबर। ठीक है, टोटल कितने इंस्टॉलमेंट बनेगी 36। तो ओवरऑल हम 36 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे बनाने वाले हैं। क्योंकि इंस्टॉलमेंट वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होती है, तो इंस्टॉलमेंट तो हमें इतनी अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पीपीएमटी और आईपीएमटी का एक शेड्यूल बना लेंगे जिसका सम हमारा पीएमटी आना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ में मैं यहाँ पे एक कॉलम और बना देती हूँ रिमेन वैल्यू का। हमने यहाँ पे दिया इज इक्वल टू आईपीएमटी। आईपीएमटी में आपको रेट देना होता है डिवाइडेड बाय 4 कॉमा पर का मतलब है जिस नंबर की इंस्टॉलमेंट में आप इंटरेस्ट फाइंड आउट करना चाहते हो, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट अलग अलग होती है। कॉमा एनपीईआर अगेन कॉमा, और ये हो गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू यानी कि आपका रिमेन वैल्यू। ठीक है, कनेक्टर। ये आ गई मेरी आईपीएमटी। इसी तरह से पीपीएमटी निकाल देते हैं। हमने रेट दिया, रेट डिवाइडेड बाय 4 कॉमा पर कॉमा एनपीईआर मल्टीप्लाई बाय 4 कॉमा पीवी। ठीक है, और एंटर कर देते हैं। ये आ गया। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी वर्किंग सही है। तो दिस वन माइनस दिस वन, इंस्टॉलमेंट हमारी इक्वल आ रही है। देखिए ये क्लियर है। अब अगर इसी तरह हमें आगे की वर्किंग भी करनी हो, लाइक 36 इंस्टॉलमेंट्स हमें बनानी है इस तरह की। ठीक है, तो अब ये हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे कॉमन एड्रेसेस है उन्हें हम फ्रीज कर लें, तो इससे हमारे लिए वर्किंग इजी हो जाएगा। ठीक है, और रिमेन कितना रह जाएगा, अगर मैं देखती हूँ तो मेरा ये क्रेडिट यानी कि इतना मनी उधार है जिसमें से मैंने ये प्रिंसिपल वाली वैल्यू पे कर दी। इंटरेस्ट तो देना ही था क्योंकि इतना सारा उधार था, तो प्रिंसिपल इस बार पे कर दी है। और ये जो मनी है इंटर करती हूँ मैं, तो अब इसके बाद मेरे पास रिमेन क्या रह गया है, और यहाँ पे फॉर्मूला प्लस का लगाएंगे। ये रिमेन आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं आईपीएमटी पे। आईपीएमटी पे देखते हैं कॉमन क्या रहने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि हर बार आपका कॉस्ट सेम रहने वाला है। तो पर को छोड़ के बाकी जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी हमने क्या कर दी, फ्रीज कर दी। पर को क्यों नहीं किया, क्योंकि वो 1 2 3 हर बार चेंज होता रहेगा। और कुछ चेंज होना है क्या इसमें? अच्छा, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है 4 से, इंटू 4। ठीक है, ये आपका जहां तक फिल होना था इसने ऑटोमेटिकली इसे फिल कर दिया। ये क्लियर है। इसी तरह से पीपीएमटी बना लेते हैं। पीपीएमटी में क्या करना है, पीपीएमटी में भी सारे फैक्टर्स तो कॉमन ही होने वाले हैं, बस आपका D2 चेंज होगा।
ठीक है, सो ये हो गया। और यहाँ पे अगर हम रिमेन फाइंड आउट करें तो अब इसमें से हमें माइनस करना है इसे, और अगर हम इसे आगे ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से आगे ड्रैग होता चला जाएगा। मैंने माइनस लगाया, प्लस होगा बिकॉज वो साइन माइनस प्लस का है इसलिए। ठीक है, जब तक वैल्यू आपकी 0 नहीं हो गई तब तक आप क्या कर सकते हो, इस तरह के शेड्यूल बना सकते हो। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पिवट शेड्यूल। अगर मैं ऐसे भी ड्रैग करूंगी ना तो ये हर जगह सेम वैल्यू देगी। रिमेन का मतलब है कि यहाँ पे इतना क्रेडिट था, आपने ये पे कर दिया, तो मैंने इस पर जो फॉर्मूला बनाया है वो फॉर्मूला B2 + F2 बनाया है। प्लस का साइन इसलिए दिया है बिकॉज जो जितनी रेड फिगर्स है ना इन्हें हम नेगेटिव फिगर्स कहते हैं। एक्सेल में जितनी भी आपको रेड या ब्रैकेट में फिगर्स मिलेंगी उसका मतलब नेगेटिव है। ठीक है, तो अब नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो रहा था, दैट्स व्हाई हमने वहां पे प्लस लगा के उसको बैलेंस कर दिया मैथमेटिक्स के रूल से। तो अब मैंने ये बनाया। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट दूंगी तो 17,343 रुपीज का प्रिंसिपल भी पे करूंगी। प्रिंसिपल पहले कितना था, 7,38,000 रुपीज का रिमेन बचा था। इस बार आपने इतना और पे कर दिया तो ये रिमेन हो गया, फिर इसमें से फिर से इतना पे कर दोगे तो ये रिमेन रह जाएगा। इस तरह से आप आगे उसे शेड्यूल करते रहेंगे। क्लियर है ये हो गया हमारा PMT यानी कि पेमेंट शेड्यूल। कोई कंफ्यूजन है? अभी आप इसको जरूर क्लिक कर लो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। PMT हो गया, PPMT ठीक है, हो गया। इसके बाद PPMT का भी सेम ही होने वाला है। पहले हमने यहाँ पे एक रिमेन निकाल लिया, उसके बाद लिंक बना दिया, फिर लिंक बना के ड्रैग कर दिया। हाँ, अगर फर्स्ट से करते तो नहीं हो पाता तो मैंने सेकंड से इसे ड्रैग किया। इसमें इस बार ये वाला है और ये वाला है, फिर हर बार हाँ पहले में कॉस्ट एंड PPMT है और उसके बाद सेकंड वाले में मैम फर्स्ट का रिमेन और हाँ। तो अब इसके बाद ये क्रॉस लिंक चलता रहेगा हर बार। आगे मूव करूं, ठीक है। सो बेसिकली ये है हमारा पेमेंट शेड्यूल, इसे हम पेमेंट शेड्यूल बोलेंगे। ठीक है, अब ये पेमेंट शेड्यूल अभी हमने जो बनाया है वो PV पे बनाया है, आप इसे फ्यूचर वैल्यू पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा PVNFP हमारा NPER। अब देखिए अब आप किस पे आ गए, सेगमेंट पे आ गए। आपने जैसे लास्ट टाइम पढ़ा था ना, ये है हमारा फंक्शन। इसमें देखिए NPER एक पार्ट है फंक्शन का। अब अगर आपको किसी भी इंस्टॉलमेंट को फाइंड आउट करना है किस पे, टाइम बेसिस पे, तो आप NPER पे काम कर सकते हो, यानी कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का टाइम ड्यूरेशन निकाल सकते हो। इसी तरह से दूसरा फंक्शन होगा आपका NPV और तीसरा होगा IRR। तीन फंक्शन हमें और देखने हैं। एक फंक्शन है हमारा NPER, दूसरा है IRR और इसके बाद है आपका हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस इंस्टॉलमेंट को रीपे करने के लिए, यानी कि मैंने आपसे बताया कि आप मुझे 7,56,000 रुपीज को रीपे करने के लिए ये अमाउंट पे कर दीजिए और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम आपका। ठीक है,
तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? उसके लिए फंक्शन होता है एनपीईआर। आप एनपीईआर में रेट देते हो डिवाइडेड बाय 4, इंस्टॉलमेंट, जिस अमाउंट को आप रीपे कर रहे हो, हम इस वैल्यू को रीपे कर रहे हैं, और टोटल इंस्टॉलमेंट हमारी आई 36 क्लिक कर लेना, 36 आई। तो ये 36 क्या है? 36 इंस्टॉलमेंट टोटल हमें पे करनी है, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो ये 36 इंस्टॉलमेंट है। आप चाहो तो इसे अगर डिवाइड करके निकालोगे ना 4 से, तो आपको एग्जैक्टली आंसर भी मिल जाएगा कि आप 9 ईयर्स में इसे रीपे कर पाएंगे, क्योंकि क्वार्टर है और क्वार्टर का साइन होता है 4। ये रहा इसका फॉर्मूला। हम एनपीआर पूरा टाइम बेस्ड पे। ये आपको फाइंड आउट करके देगा कि कितने इंस्टॉलमेंट्स देनी है। अब इंस्टॉलमेंट्स अगर आपको नंबर में काउंट करना है तो आप यहाँ पे रिपीटेशन ना डालिए तो आपको नंबर मिल जाएगा, और अगर आपको नंबर्स ना लेके आपको ईयर्स लेना है तो रिपीटेशन डाल दीजिए तो ईयर्स मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 4 नहीं लिखोगे तो ये काउंटिंग दे देगा कि 36 इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और 4 लिखोगे तो ये बता देगा कि कितने ईयर में है, क्योंकि आप रिपीटेशन डाल के ईयर इफेक्ट डालते हो तो जाहिर सी बात है कि वो आपको ये बताएगा। यहाँ तक क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट। एनपीईआर के साथ में एक फंक्शन होता है रेट का भी, कि इन केस कभी आपको आपकी वैल्यू के लिए अगर डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट वैल्यू बता दी जाए, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको ये इंस्टॉलमेंट देनी है, 36 इंस्टॉलमेंट देनी है और इस वैल्यू को रीपे करना है, तो आप चाहें तो उस पर रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट फाइंड करने के लिए आपको देना है एनपीईआर। एनपीईआर है हमारा 9 मल्टीप्लाई बाई 4, पीएमटी, ये आपकी पीएमटी हो गई, और वैल्यू जो आप पे करोगे वो ये वैल्यू है। ठीक है, अब ये 1% आ रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, आंसर आ जाएगा 5%, और इसको अगर डेसिमल में इंक्रीज कर दोगे तो ये आपको बता देगा कि बेसिकली एक्चुअल वैल्यू क्या है। फॉर्मूला इसका जरूर ले लीजिए, बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा और ये आपके उसमें भी नहीं है स्लाइड में। यहाँ तक क्लियर है? हम आते हैं हम इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन पे। इन्वेस्टमेंट, अभी तक आपने जो भी फंक्शंस पढ़े हैं, ये सारे फंक्शंस आपके किसी ना किसी तरह की वर्किंग असाइन थे, मतलब अगर हमें फ्यूचर को आज के दिन पे कन्वर्ट करना है, आज को फ्यूचर में डालना है, इंस्टॉलमेंट्स बनाने हैं, इस तरह की वर्किंग हम कर रहे थे। अब आएंगे हम, अगर हमें कोई भी वैल्यू अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए किस तरह के फंक्शंस आपके फाइनेंशियल फंक्शंस में दिए जाते हैं, वो फंक्शन अब इसके बाद हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये फंक्शन जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ये है आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन फंक्शन। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट वैल्यू करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे दिखाना है कि लाइक मैं कितनी कॉस्ट यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ। मैंने बताया आपको कि अगर मैं वर्किंग करूंगी, यहाँ पे आपको दो तरह की चीजें बताई जाएंगी, एक एनपीवी बेस्ड कॉन्सेप्ट है और एक आईआरआर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में फर्स्ट हमारा कॉस्ट है। कॉस्ट हमने दिया कि अगर मैं आज 4,80,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो इस कॉस्ट को इन्वेस्ट करने के रिटर्न में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इस तरह से ओवरऑल आने वाले 8 ईयर्स में हमें इस अमाउंट को रीपे किया जाएगा। रीपे करने का पैटर्न क्या है कि फर्स्ट ईयर 50,000 रुपीज दिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर 65,000 रुपीज दिया जाएगा, देन 90, then 1,25,000, then 150, then 125,
देन 150 और इसी पैटर्न को आगे हम रिपीट करते चले जाएंगे। नॉर्मल वे में देखें तो मेरे लिए तो एक अच्छा आउटपुट आ रहा है। टोटल हमें 4,80,000 के बदले कितना मिल रहा है? 8,80,000। मतलब आज अगर हम आपको अमाउंट दे दें 4,80,000 रुपए, तो आप मुझे क्या करोगे? आप मुझे 8,80,000 रुपीज नेक्स्ट कमिंग 8 ईयर्स में रिपे कर दो। और ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। एफडी बैंक्स में एफडी करते हैं 480 पे कर दिया, इंटरेस्ट आफ्टर 8 इयर्स। हाँ, तो बेसिकली हमें करना क्या है? अब हमें इसे समझना है कि हम किस तरह से इस तरह के फंक्शंस को इवैल्यूएट करेंगे। ये फंक्शंस आपके मोस्टली फाइनेंशियल फंक्शंस में इसलिए कंसीडर किए जाते हैं बिकॉज इन्वेस्टमेंट जब भी की जाती है तो इन्वेस्टमेंट को करने के साथ में आपका एक कॉन्सेप्ट जरूर सीखा जाता है। जो कॉन्सेप्ट है आपका टाइम प्रेफरेंस। अब आगे इस मॉड्यूल को पढ़ेंगे, यानी कि जब आप एबीटीटी मॉड्यूल में जाएंगे तो ये आपको और अच्छे से सिखाया गया है कि टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है। टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी भी मनी को टाइम के साथ इंक्रीज करते हो तो एक्चुअल में वो मनी इंक्रीज नहीं हो रही है, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो रही है ना। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी का, जिसमें कहा जाता है कि मनी की परचेज कैपेसिटी टाइम के साथ में डिक्रीज होती है। और क्योंकि ये कैपेसिटी आपकी डिक्रीज होती है, दैट्स व्हाई मनी आपको इंक्रीज होती हुई दिखती है। मतलब आज जो सामान हम 100 रुपए का परचेज कर सकते हैं, अगर कल वही मुझे 110 में मिल रहा है, मतलब मनी की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से वैल्यू करने के लिए हमें मनी को डिस्काउंट कराना होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर से। मतलब जितना सामान हम 100 रुपए में खरीद सकते थे, अभी उसे जितना सामान अभी 90 रुपीज में खरीद सकते थे, आगे उसे उसमें कितने में खरीदेंगे? 100 रुपीज में, फिर 110 में। तो 100 की वैल्यू हमेशा टाइम टू टाइम डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे ये समझिए। इसको करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा एक डिस्काउंटिंग फैक्टर, यानी कि आप अपनी मनी को कितने परसेंट से डिक्रीज करना चाहते हैं। मैं अपनी मनी को 10% से डिक्रीज करना चाहती हूँ। 10% क्यों दिया? क्योंकि आपकी अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड परसेंटेज जो मनी की डिक्रीमेंट का है वो 10% है। फाइनेंशियल मार्केट 10% पे मनी को रिड्यूस करता है। एज पर फाइनेंशियल मार्केट हर ईयर 10% मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। मतलब जो 100 रुपए आज 100 रुपए है, नेक्स्ट ईयर आप उससे सिर्फ 90 रुपीज का सामान ही परचेज कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद वो 81 हो जाएगा, फिर 73 हो जाएगा। तो इस तरह से वो हर साल 10% की रेट से डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे अपनी मनी को इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो भी वैल्यू इन फ्यूचर मिलने वाली है उसको हम आज के टर्म पे कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो मुझे आज देना है। आपको जो 4,80,000 रुपए मैं दे रही हूँ, मैं आज के दिन पे दे रही हूँ, और जो पैसा मिल रहा है वो मुझे इन फ्यूचर मिल रहा है। तो हमें सीधा सीधा मैथ्स में समझाया गया है कि बेसिकली अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन ऑलवेज सिमिलर टर्म में होना चाहिए, और ये टर्म सिमिलर नहीं है क्योंकि एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है। तो या तो दोनों फ्यूचर हो जाए या तो दोनों प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्जन करना चाहें तो प्रॉब्लम क्या है? आपने एक फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का पढ़ा है, आप अप्लाई कर सकते हो उसे। जस्ट अभी तो पढ़ा है, कर सकते हैं अप्लाई? नहीं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो फंक्शन हमने अभी पढ़ा है वो फंक्शन हमारा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे है, और इंस्टॉलमेंट की एक क्वालिटी होती है कि वो ऑलवेज इक्वल होता है। इंस्टॉलमेंट कभी नहीं बदलती। 10,000 का मतलब हर साल 10,000 जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर वैसा होता तो हम पीवी लगा लेते जैसे हम काम कर रहे। क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट्स है, यानी कि जो पैसा है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। तो जहां इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होंगी वहां पीवी लगेगी, और जहां अनइक्वल होगी वहां पे एनपीवी लगेगा। समझिएगा कि पीवी कब लगता है, एनपीवी कब लगता है। पीवी इक्वल इंस्टॉलमेंट में पीवी, और जहां अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स होगी वहां पे एनपीवी। कौन सा समझ गए? अब एनपीवी दिया, एनपीवी देने के बाद सबसे पहले रेट दे दो। रेट दे दिया, इसके बाद कॉमा अप्लाई करते हुए
कॉमा 1 by 1 कॉमा, इसमें जितने भी इंस्टॉलमेंट होती है ना सारी कॉमा पे जाती है, मतलब हर टाइम ड्यूरेशन को कंसिडर किया जाता है ना। ओवरऑल एक्चुअल में मुझे मनी कितनी दी जा रही है इन रिटर्न, मनी मुझे दी जा रही है 5,51,000। हालांकि अभी भी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज हमने जितना डिस्काउंटिंग लॉस हो सकता था मैक्सिमम उतना डिक्रीज कर दिया है, तो ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ही है अभी भी। लेकिन जो मनी की वैल्यू है, वो मनी की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, वो 5,51,000 है। हम अगर ये अमाउंट देते हैं तो रिटर्न में हमें ये मिल रहा है। और कहा ये जाता है कि अगर आप एनपीवी के थ्रू कोई भी इवैल्यूएशन करते हो और उस इवैल्यूएशन में आपका प्रॉफिट पॉजिटिव फिगर्स में आता है, तब आप क्या करोगे, उस प्रोजेक्ट को एग्जिट करोगे। पॉइंट समझ में आया? यहाँ आपको कुछ नहीं देना है फॉर्मूला में, फॉर्मूला सिर्फ आप एक डिस्काउंट दे दीजिए और डिस्काउंट के साथ 1 by 1 सारे सिलेक्शन कर दीजिए जिस सीरीज में पेमेंट हो रही है उस सीरीज सीक्वेंस। क्लियर है? अब आईआरआर देख लें तो हम नेक्स्ट आएंगे। क्लियर है? हो गया नहीं? अब इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट में आप डिस्काउंट्स को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, जो सीधा सीधा एनालिसिस करके बता देगा कि कितना रिटर्न आया, उसको हम कहते हैं आईआरआर। इसे इसका मींस है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपने फंक्शन दिया इज इक्वल टू आईआरआर। आईआरआर फंक्शन अप्लाई करने के लिए आपकी सिर्फ एक कंडीशन रखी गई है, वो कंडीशन ये है कि आप अपनी कॉस्ट को नेगेटिव से डिनोट कर दीजिए, यानी कि जितना मनी आपने इन्वेस्ट में दिया है ना उसे नेगेटिव के साइन के साथ लिखिए और जितना आपको मिल रहा है वो पॉजिटिव में लिख दो, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके आपको रिटर्न दे देगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे दिया फंक्शन इज इक्वल टू आईआरआर। ये सबसे इजी फंक्शन होने वाला है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने फंक्शन दिया और वो रेंज सेलेक्ट करके दी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जहां जहां माइनस होगा ये ऑटोमेटिकली कंसिडर करता रहेगा। अब जैसे मैंने बीच में भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, तो ये आईआरआर है। आईआरआर क्या करता है, आईआरआर आपकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा, जो भी आप यहाँ पे देंगे उस बेसिस पे ये कंसीडर कर देता है प्लस एंड माइनस पे। और सिंपलेस्ट वे में जैसे आप करते हो ना कॉस्ट करते हो, कॉस्ट माइनस रिटर्न माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट और प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, यही तो फॉर्मूला होता है। सेल्स में से आप कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बनता है और प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर देते हैं। सेम फॉर्मूला यहाँ पे आईआरआर अप्लाई करता है। तो ये आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया और ये आपका एनपीवी हो गया। क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक हमारे फाइनेंशियल फंक्शंस थे जो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें